बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम डिस्कस कर रहे थे फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 1 से हमने कुछ टॉपिक्स डिस्कस कर लिए थे। आज का हमारा टॉपिक है रिलेटिव एटॉमिक मास। अब रिलेटिव एटॉमिक मास के टॉपिक को हम नाम से ही समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, एटॉमिक मास के बारे में तो आपको पता ही है कि एटॉमिक मास है सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के जो नंबर हैं उसको आप सम कर दें किस चीज के साथ, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। इन दोनों के सम से हमें एटॉमिक मास मिलता है, सही है। जबकि अगर हम वर्ड रिलेटिव को देखें तो रिलेटिव जो वर्ड है ना, वैसे तो इसको इंग्लिश में तो हम रिश्तेदार कहते हैं, लेकिन केमिस्ट्री की जुबान में जब हम इसकी बात करेंगे तो हम कहेंगे इसका मतलब है एज कंपेयर टू, यानी किसी दूसरी चीज से हम कंपेयर करके एटॉमिक मास निकालेंगे जिसको रिलेटिव एटॉमिक मास कहा जाएगा। अब कंपेयर का मतलब भी आपको पता है कि मुवासना करना, सही है। मुवासना करना, मुकाबला करना, कंपैरिजन करना दो चीजों का। तो रिलेटिव एटॉमिक मास कंपैरिजन करके निकाला जाएगा। कंपैरिजन किस चीज से किया जाएगा? तो कंपैरिजन होगा कार्बन से। कंपैरिजन हम करेंगे कार्बन से, और कार्बन के भी स्पेसिफिकली आइसोटॉप 12 से। अब आइसोटॉप से क्या मुराद है? आइसोटॉप से मुराद ये है कि कार्बन आपके पास जो नेचुरली पाया जाता है वो सिर्फ 12 नहीं है, बल्कि ये 3 शक्लों में पाया जाता है। एक है कार्बन 12, दूसरा है कार्बन 13 और तीसरा है कार्बन 14। कार्बन के तीनों आइसोटॉप्स हैं और इन तीनों में से कार्बन 12 के साथ हमने कंपैरिजन करना है। अब कुछ स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन होता है कि कार्बन 12 से ही क्यों? तो कार्बन 12 से ही करने के लिए 2-3 रीजन है। देखिए, कहानी यहां से स्टार्ट नहीं हुई थी, कार्बन से स्टार्ट नहीं हुई थी। सबसे पहले कार्बन के साथ कंपैरिजन नहीं किया गया था, बल्कि हाइड्रोजन के साथ जॉन डाल्टन ने कंपेयर करके दूसरे एलिमेंट्स के मैसेज निकालने की कोशिश की। फिर ऑक्सीजन से भी एक दफा कंपैरिजन करने की कोशिश की गई, लेकिन जब कंपैरिजन करते थे ना तो हमारे पास बहुत सारे मिलियंस की तादाद में तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का बेसिक एलिमेंट आपको पता है कि कार्बन होता है। तो ऑक्सीजन को कार्बन से कंपेयर करना थोड़ा मुश्किल था, तो इस वजह से ऑक्सीजन से भी फिर कंपैरिजन नहीं किया गया। फिर हमने तीसरी चीज यानी कार्बन से कंपैरिजन करना स्टार्ट किया। एक वजह तो यही थी कि तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर चूंकि कार्बन पाया जाता है तो कंपैरिजन करना आसान था। सेकेंड रीजन ये थी कि कार्बन का 12 आइसोटॉप ये नेचर में बहुत ज्यादा पाया जाता है, यानी कि ये अबंडेंट है। ये नेचर में अबंडेंट होने की वजह से इससे कंपैरिजन किया जाता है। सेकेंड रीजन ये है कि कार्बन 12 स्टेबल है, या आइसोटॉप काफी स्टेबल है। थर्ड रीजन ये है कि ये हमें प्योर फॉर्म में, कार्बन 12 प्योर फॉर्म में हम हासिल कर पाते हैं बाकी आइसोटॉप्स की निस्बत, और वजह वही है कि इसकी नेचर में थोड़ी अमाउंट ज्यादा पाई जा रही है बाकी दोनों आइसोटॉप्स की निस्बत। और फिर तीसरी चीज देखिएगा, हाइड्रोजन के साथ जब कंपैरिजन किया जा रहा था ना तो हाइड्रोजन का मास था 1.008, ऑक्सीजन के साथ किया जा रहा था तो 15.996 माइक भी, ये शायद 996 ही है। ये इस तरह से इनके मैसेज थे। अब इन दोनों एलिमेंट्स के मैसेज आप देख लें फ्रैक्शंस में थे। फ्रैक्शन से मुराद है कि पॉइंट्स के बाद कुछ वैल्यूज हैं, और आपको पता है कि फ्रैक्शंस में वैल्यूज छोटी होती हैं, तो इन छोटी छोटी सी वैल्यूज के साथ काम करना, इनके साथ कंपैरिजन करना काफी मुश्किल था। जबकि अगर हम कार्बन 12 को देखें तो इसका जो एटॉमिक मास है दैट इज 12.00, एक कंप्लीट फिगर है, और इस वजह से भी इसको प्रेफर किया गया कि कंपैरिजन इसके साथ किया जाए। पहले हम डेफिनेशन लिखते हैं और फिर हम देखते हैं कि कंपैरिजन से क्या मुराद है। देखिए, जब मैं डेफिनेशन लिखूंगी तो मैं कहूंगी द मास ऑफ एन एलिमेंट, द मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट, द मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट
किसी भी एलिमेंट के एटम का मास ऑफ एन एलिमेंट एज कंपेयर टू mass of कार्बन 12 जो कि आइसोटॉप है कार्बन का, उसके साथ कंपेयर करके किसी एलिमेंट के एटम का मास निकालना क्या कहलाएगा? इस कॉल्ड रिलेटिव एटॉमिक मास। इसको हम रिलेटिव एटॉमिक मास कहते हैं। इस कॉल्ड रिलेटिव एटॉमिक मास। ये रिलेटिव एटॉमिक मास है, सही। अब मैंने आपसे ये कहा कि कंपैरिजन से क्या मुराद है, ये मैं आपको बताती हूँ। देखिए यहाँ पे मैं एक बैलेंस ड्रॉ कर रही हूँ और इस बैलेंस के अंदर हमने कंपैरिजन करना है। ये है हमारा बैलेंस और इसके अंदर हम कंपेयर करेंगे, कंपैरिजन से हम मैसेज निकालेंगे, सही है। तो ये अब हमने कंपैरिजन करना किस चीज के साथ है, तो वो तो हमें पता ही है कि कार्बन के साथ ही किया जाएगा। तो ये समझने के मैंने कार्बन ड्रॉ किया है और कार्बन का आइसोटॉप है 12। कंपैरिजन जिस चीज से मैं करना चाहती हूँ वो है हाइड्रोजन। अब आपको पता है कि कार्बन का एक एटम इज मच हेवियर एज कंपेयर टू वन एटम ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के एक एटम के मुकाबले में काफी ज्यादा भारी है। तो यानी कि हमारे बैलेंस की जो राइट साइड है ये बहुत ज्यादा नीचे चली जाएगी और क्योंकि ये हैवी है तो इस वजह से ये नीचे चला जाएगा। और अगर हम ये चाहते हैं कि मेरे दोनों बैलेंस की दोनों साइड्स जो हैं ये बराबर हो जाएं, बैलेंस हो जाए, तो फिर हम क्या करेंगे? हम हाइड्रोजन के और एटम्स डालेंगे यहाँ और हाइड्रोजन के मास है 1.008। तो हमें तकरीबन 12 करने के लिए मुझे तकरीबन कोई 11-12 एटम्स डालने पड़ेंगे हाइड्रोजन के। और जब मैं 11 या 12 हाइड्रोजन के एटम्स डालूंगी तो मुझे पता चलेगा कि हाइड्रोजन के 12 एटम्स लिए जाए तो वो इक्वल हो जाएगा कार्बन के एक एटम के। हाइड्रोजन के 12 एटम और कार्बन का एक एटम ये इक्वल है। तो समझ में ये आया कि मैंने किसी भी चीज का, किसी भी एलिमेंट का मास निकालना था और मास निकालते वक्त मुझे क्या करना पड़ा? कंपेयर करना पड़ा किसी स्टैंडर्ड एलिमेंट से। और स्टैंडर्ड एलिमेंट हमारे पास कौन है? कार्बन है। मैंने कहा कार्बन से पहले और भी 2 एलिमेंट्स पे तजर्बात किए गए, लेकिन क्योंकि वो स्टैंडर्ड नहीं थे इसलिए वो कामयाब नहीं हो पाए या उनको ज्यादा अरसा हम नहीं चला पाए। तो अब हम एग्जाम्पल्स लिखेंगे और एग्जाम्पल्स के अंदर देखिए मैं एक एग्जाम्पल लिखती हूँ हाइड्रोजन की। और हाइड्रोजन का रिलेटिव एटॉमिक मास वहां पे मैं आपको लिख के बता चुकी हूँ कि दैट इज 1.008 AMU। यूनिट पे आप गौर कीजिएगा, इस पे भी डिस्कशन करते हैं। फिर जो हमारा सेकंड एलिमेंट है दैट इज ऑक्सीजन और इसका एटॉमिक मास है 15.996 रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास को रैम भी कहा जाता है। तो यानी कि यहाँ पे मैं कुछ एलिमेंट्स लिख रही हूँ और यहाँ मैं उनका रिलेटिव एटॉमिक मास यानी कि रैम लिख रही हूँ। एक और एग्जांपल जो आपकी बुक में दी हुई है दैट इज नियॉन और नियॉन का रिलेटिव एटॉमिक मास 21.1797 AMU है। एक हमने एग्जांपल लिखी है हाइड्रोजन जिसका एटॉमिक मास है 1.008 AMU और दूसरी एग्जांपल हमने देखी है ऑक्सीजन की दैट इज 15.996 AMU। ठीक है, तो यहां से आपके माइंड में ना 2 क्वेश्चंस आए होंगे। अब आने तो चाहिए थे वैसे, लेकिन अगर नहीं आए तो फिर आप सुने कि क्या आने चाहिए थे। एक क्वेश्चन तो ये आना चाहिए था कि हम कहते हैं कि एटम तो हमें नजर ही नहीं आता। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट कैन नॉट बी सीन विद द नेक्ड आई। ये लाइन आपने पढ़ी हुई है, बार बार पढ़ी है, 9th में, फर्स्ट ईयर में, केमिस्ट्री के अंदर पढ़ चुके हैं, सही है। तो अगर हमें एटम नजर नहीं आता तो क्या ये जो मास लिखा हुआ है जिसको हम रिलेटिव एटॉमिक मास कह रहे हैं, क्या ये ऑक्सीजन के एक एटम का मास है? पहला क्वेश्चन ये आना चाहिए आपके माइंड में।
और दूसरा क्वेश्चन ये आना चाहिए कि ये जो मैंने यूनिट लिखा हुआ है AMU, इसको तो आपने ज्यादा अब नहीं जानते हैं, आप तो ज्यादातर जानते हैं ग्राम को, किलोग्राम को, ऐसे ही है ना। तो ये क्या चीज है, क्या इसकी खुद की कोई वैल्यू है और क्या उस वैल्यू को हम कैलकुलेट कर सकते हैं या नहीं, ये दोनों बातें आपके माइंड में आनी चाहिए। ठीक है, तो इन बातों को क्लियर करने के लिए क्वेश्चन जो मैंने पहला किया, क्या ये एक एटम का मास है, तो मैं कहूंगी नहीं, ये एक एटम का मास नहीं है। फिर ये आपने मोल का कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, 9th क्लास के अंदर आपने मोल का, एवोगैड्रोस नंबर का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, और वहां हमने कहा था कि 1 मोल ऑफ कार्बन, अगर मैं कार्बन का 1 मोल ले लूं तो उसका मास होगा 12 ग्राम पर मोल, यानी 1 मोल का, पर मोल होता है यूनिट में साथ, 12 ग्राम पर मोल होता है, यानी 12 ग्राम मास होगा कार्बन का, लेकिन कितने कार्बन का, 1 मोल कार्बन का। अब 1 मोल कितना होता है मुझे क्या पता, है ना। तो 1 मोल इक्वल होता है 6.02 क्रॉस 10 रेज़ टू पावर 23 के, और 1 मोल की जगह अगर मैंने ये नंबर लिख दिया तो मैं साथ कहूंगी एटम्स ऑफ कार्बन, कार्बन के इतने एटम्स ले जाए तो उसका मास होगा किसके इक्वल, 12 ग्राम के इक्वल। से अब फिर सेकंड क्वेश्चन मैंने आपसे ये कहा कि AMU क्या चीज है, क्या इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं या नहीं। तो यहां आप देखिएगा कि AMU हम कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट को, ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट को कहा जाता है। और एटॉमिक मास यूनिट की अगर हम डेफिनेशन लिखना चाहें तो वो बनती है 1/12 ऑफ 1/12 ऑफ mass of carbon 12, कार्बन 12 का जो टोटल मास है उसका 12वां हिस्सा अगर निकाल लिया जाए तो दैट इज 1 एटॉमिक मास यूनिट, वो एक AMU है। ठीक है, और इस एक AMU का जो फॉर्मूला है अगर हम इसको कैलकुलेट करना चाहें तो वो हम कैसे करेंगे, तो वो हम करेंगे मास ऑफ 1 एटम, एक एटम का मास निकालना पड़ेगा हमें, और ये एक एटम किसका होगा, ऑफ कार्बन 12, कार्बन 12 के एक एटम का मास निकालें और इसको डिवाइड कर दें 12 से। अब देखें जब हम 12 से इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू किस चीज की निकलेगी, 1 AMU की, जो हमारा सेकंड क्वेश्चन था। लेकिन मेरी बात गौर से सुनिएगा, ये जो मैंने मास लिखा हुआ है क्या ये एक एटम का मास है, आप कहेंगे नहीं, ये तो इतने सारे एटम्स का मास है, तो फिर हम इससे एक एटम का मास कैसे निकालें। देखिए आपने क्या करना है, आपने, क्योंकि ये वैल्यू यहाँ मल्टीप्लाई हो रही है तो आप इस वैल्यू को इसी वैल्यू से डिवाइड कर दें, इस तरफ भी, क्योंकि हमें पता है इक्वल के दोनों तरफ जो भी काम करते हैं वो दोनों तरफ करना पड़ता है। तो इस वैल्यू को इस तरफ भी 6.02 क्रॉस 10 रेज़ टू पावर 23 से डिवाइड कर दें और इस तरफ भी कर दें, या ऐसे समझ लें, या दूसरा यूं समझ लें कि इस वैल्यू को जब मैं यहाँ ये कार्बन से मल्टीप्लाई हो रही है, यहाँ से अगर मैं दूसरी तरफ लेकर जाऊंगी तो ऑटोमेटिकली ये उस तरफ जाके हो जाएगी डिवाइड, 12 से ये वैल्यू होगी डिवाइड, यानी 6.02 क्रॉस 10 रेज़ टू पावर 23, और साथ में यूनिट क्या आ जाएगा, ग्राम। ये डिवाइड हो रहा है और दूसरी तरफ यहाँ बचा हुआ है कार्बन, ठीक है, एटम्स ऑफ कार्बन। और अगर यहाँ ये वैल्यू नहीं रही तो यहाँ कौन बच गया, 1 बच गया, 1 एटम ऑफ कार्बन बचा है। तो एक एटम कार्बन का मास कैसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा कि मैं 12 को डिवाइड कर दूं इससे, अगर ये मेरे एक एटम का मास है, ठीक है, अगर मेरे ये एक एटम का मास है और मैंने यहाँ वैल्यू भी किसकी पुट करनी थी, मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन की, तो मैं ऐसे करती हूँ कि या तो मैं इस वैल्यू को डिवाइड कर लूं, डिवाइड करके इसका आंसर यहाँ लिख लूं, या फिर इस वैल्यू को उठाऊं और डायरेक्टली यहाँ पुट कर दूं। तो मेरे पास क्योंकि कैलकुलेटर नहीं है फिलहाल, इसलिए मैं ये वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर रही, ठीक है। तो ये वैल्यू जब मैं यहाँ पुट करती हूँ तो ऊपर से 12 डिवाइड हो रहा है 6.02 क्रॉस 10 रेज़ टू पावर 23 से,
और दूसरी चीज जो डिवाइड हो रही है वो कौन सी चीज है, दैट इज 12। तो ये 12 भी यहाँ आ जाएगा। अभी तक यहाँ पर कोई यूनिट नहीं था और यहाँ पे 7 यूनिट था, ग्राम का, तो ये यूनिट मैंने वैसे ही लिख दिया। और अब ये पूरी चीज किस चीज के इक्वल है, इट इज इक्वल टू 1 AMU। तो जब मैं कैलकुलेशंस करके आंसर निकालूंगी वो किस चीज का होगा, AMU का होगा। अब जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो इसका आंसर आता है 1.661 क्रॉस 10 रेज्ड पावर -24 ग्राम। ठीक है, अब देखें, मैंने आपसे ये कहा कि हम तो इस AMU को ज्यादा नहीं जानते, हम तो ज्यादा जानते हैं ग्राम और किलोग्राम। तो अगर हमने ये देखना हो कि एक AMU कितने ग्राम्स के इक्वल है तो वो इतने ग्राम्स के इक्वल है, और क्योंकि ये -24 है तो इसका मतलब ये बहुत छोटी वैल्यू है। ठीक है, बहुत छोटी वैल्यू है। और अगर इसको हम ग्राम से, क्योंकि दूसरा यूनिट केजी है, केजी में अगर हम इसको कन्वर्ट करते हैं तो हमें 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा और ये बन जाएगा 1.661 क्रॉस 10⁻27 kg, ये बन जाएगा। तो अब अगर हम 1 AMU को ग्राम्स में देखें तो वो इतना, और 1 AMU को किलोग्राम्स में देखें तो वो इतना। ये जो हमने यहाँ कैलकुलेशंस की हैं स्टूडेंट्स, ये सिर्फ और सिर्फ आपसे एमटी कैट के अंदर पूछी जाती है, या आपके नॉर्मली जो आपका बोर्ड का पेपर होता है उसमें ये कैलकुलेशंस नहीं पूछी जाती। लेकिन क्योंकि आप लोग एफएससी के स्टूडेंट्स हैं तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। और जो आपके बोर्ड के एग्जाम्स हैं उसके अंदर आपको रिलेटिव एटॉमिक मास की डेफिनेशन, उसकी एग्जांपल्स वगैरह पूछी जाएंगी, ये कैलकुलेशंस आपसे नहीं पूछी जाएंगी। तो ये है हमारा आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज।